हमारे पास में एक ऐसे जैसे साहिबान भी बैठे हैं जो पहले व्यक्ति होंगे पूरे इंडिया में इंडियन एक्स सर्विस में लिख के जो छाती ठोक के प्रसन्नता पत्र दे के गए। अगर पूरे देश के हमारे जेसीओ ऑलरेडी सब उठ जाएंगे ना साहब, क्योंकि हर जगह हर छोटी से छोटी डिस्ट्रिक्ट में कपिल को कोई नहीं पूछे सिपाही आदमी है, सब चलते हैं जेसीओ के पीछे, मैं भी वहीं चलता हूँ। ये धरना चलाने वाला भी एक सूबेदार है प्रगट साहब, जिनकी उम्र आज 90 साल के ऊपर। तो ये नहीं कह सकते कि किसी सिपाही ने किसी हौलदार ने ये अपने अधिकारों की मांग करी, एक ही व्यक्ति ने करी जो सूबेदार था। ये भी उन्हीं के नाम है, जिस तरह से विक्टोरिया क्रॉस एक सूबेदार मेजर के नाम। वहां से उड़ के वहां चले गए, वहां से उड़ के वहां चले गए, आपके पैसों का खूब इंजॉय लिया। पर आज आपके, मैं इतना कहना चाहता हूं, आपके बेटे आपके भाई जो बुजुर्ग है वो अपने पैसे के अपने खर्चे से वो तमिलनाडु भी जा रहे हैं, अहमदाबाद भी जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। और इस आंदोलन को खड़े करने के लिए कोई कम कुर्बानी नहीं है, बहुत कुर्बानी है, कोई ये नहीं कह सकता कि कम है। बहुत सारी टेंशन है इसके अंदर, कब जाना, किसने जाना, क्या करना, बहुत सारी टीमें हैं इसके अंदर कि किसने क्या करना, एक आदमी के बस की नहीं है। बहुत छोटे है कि आज जो सूबेदार मेजर गोसल साहब था, आज वो महाराष्ट्र में, कल कहीं और होगा, परसों कोई और टीम निकल जाएगी। हमारे हरियाणा में मैं जब आया, जब बहुत सारा विरोध भी मिला और सतबीर साहब जैसों का साथ भी मिला। रोहतक में आप लोगों ने देखा होगा, एक हमारे एक नेवी के बहुत ही बुजुर्ग थे, उनको धक्का मारा, दांत बाहर आए, तब भी हम गए और रेल बनाई, उसकी माफ़ी मांगी, उसने FIR करवाई। जिला सैनिक बोर्ड में एक सूबेदार को, एक सेक्रेटरी ने थप्पड़ मार दिया, उसके दरवाजे बंद कर दिए। हमारे सतबीर साहब, साथ में हमारे सतबीर साहब, रेल बना दी। CSD के अंदर एक जवान पे हुआ, सतबीर साहब ने उसको न्याय दिलाने के लिए हिसार तक लेके यहाँ तक चले। और वहीं पर हम देखेंगे कि ये मेरी यूनिट का कर्नल है, ये मेरा वो है। अभी 2 महीने पहले की बात है, कुलदीप साहब ने पता होगा, एक ढाकला का जवान जज्जर CSD में पूछ गया, उसने वहाँ पे जाके कहा कि मेरी दारू कहाँ है, बोला बेच दी तूने। उसका ऑन ड्यूटी का लड़का मेजर आया हुआ था, उसने उसको थप्पड़ मारा उसको। ये अभी की बात है, बिल्कुल अभी की। बाहर जाके उसने बताया उसके पोते भीतर आ गए, उन दोनों की आपस में लपटम झपटा और उस मेजर को ही मारे। 15 मिनट में मेरे पास फोन आया, मैं पटियाला, मैंने और राजेंद्र साहब भेजा, मैं राजीनामा करवा, नहीं तो मैं अगर लेटर लिखाएंगे तो माँ इसका भी जो यो अशोक सितम ली घूम रहा है माँ ले लेंगे। पूरी पुलिस आ गई, लास्ट में माफ़ी मांगना पड़े। तब तक जो पिछले दरवाजे से आते हैं दारू लेने, सामान लेने के लिए, उसके फेवर में खड़े हुए 25-30 आदमी। देखो ये मतलब हम कहाँ तक इंसानियत खो चुके हैं, नैतिकता खो चुके हैं। मेरा CO है, उसके पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। जैसे रोहतक में था, वो आर्मेड कोर का था, वो EC चचमे कर्नल, सब आ गए, सूबेदार आया, कैप्टन आ गए। बाद में उनको समझ में आई, बाद में समझा कि साहब बहुत गलत था। अगर हम थोड़ा एक्शन ना लेते तो सतबीर साहब ने पता रेल बना देते, हमारी बुड़के भर लेते उस समय, और डी पार्क पर हमारी फुटबॉल बना देते। 40-45 आए हुए। तो साहब मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी जवान भाई के साथ में कहीं भी कैसा भी हो, उसको गलत ना ठहरा। जब वो गलत भी है तब भी उसकी कहो कि ये गलत नहीं है। बहुतों को नहीं मालूम होगा कि 1 रैंक 1 पेंशन में आखिर हुआ क्या। कोई कह देगा ऑफिसर की 12,000 बढ़ गई, 14,000 बढ़ गई, 15,000 बढ़ गई। आप एक स्केल देखो ना कि 2006 में लेके चल रहे हैं हम, 2006 से ही नुकसान है कि एक TS नायक की 4,046 रुपये, लेफ्टिनेंट कर्नल की 14,600 रुपये, 14,600 से बढ़कर 2023 में 95,000 होगी। 1 रैंक 1 पेंशन में तो 32,000 थी। फिर आ गया 7 पे कमीशन, फिर दे दिया फैक्टर। उस जवान को क्या मिला और उस JCOs को क्या मिला? उस सैनिक विधवा की बात, जो सैनिक विधवा 2006 में 3500 रुपये में गुजारा कर रही थी मिनिमम में, और वहीं पर 5880 रुपये एक लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा की।
आज वह 72,000 रुपये पूछ गई, ये कौन सी जादू की छड़ी है, और वह 11,000 रुपये बैठी। उसको तो यह भी नहीं मालूम, जो विधवा है गांव देहात की पहाड़ियों में जंगलों में, आप पूछ लोगे उस विधवा से, आप अपने वाली से पूछ लेना साहब जो बूढ़ी हो रखी है, कि हम कौन सी फौज में थे, निकली हमने ना बेरा कौन सी में, तो मिलिट्री में थे ना, उन्हें नेवी का बेरा, ना एयरफोर्स का बेरा, ना आर्मी का बेरा। और यह भी नहीं है कि सरकार तक आपकी आवाज़ नहीं गई। जब आप मीडिया को देखते हो साहब, ये जो धरना चल रहा है ये साइलेंट हो सकता है पर साइलेंट है नहीं। कल बागपत में थी, आज मेरठ में, पूरे जितने उत्तर पश्चिम के डिस्ट्रिक्ट है सारे इकट्ठे हो रहे, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक। तमिलनाडु में अलग विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारे हरियाणा की बात करें तो मेरे ख्याल में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बची हुई। पंजाब के अंदर तो अलग ही अलग जगह पे चल रहा है। गुजरात में सबसे ज़्यादा पूर्व सैनिक यहाँ पहुँचाई गई। आज गुजरात ये बोल रहा है कि अहमदाबाद में सबसे बड़ी रैली कराएंगे, आप लोग आओ। माँ भी नहीं, रुको माँ गया। मार्च के लास्ट में रैलियाँ मतलब जिस तरह से होती आई है कि उस स्टेट में वो ये सांकेतिक धरना चलेगा। जब तक ये चलेगा तो इसकी आवाज़ नीचे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी, ये परवाह है। यहाँ अगर हम 4,000 आदमी इकट्ठे कर ले तो उनका खर्चा भी है, पानी भी है, बहुत सारी चीज़ें, पर जो कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका तूफान उठा हुआ है। और मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप अपनी आंखों से देख के जाओगे, बूढ़ी आंखों से, जो आपका सपना था, जो लंगरों में हम बोलते थे बैठ के पूरी खाते हुए कि मीडिया क्यों नहीं आ रही से नाम, तो मीडिया तो आ गई साहब, मीडिया। और एक अभी आने वाले समय में कि एक भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा इंडिया में जिस दिन पूरे सैनिक कलेक्टर के सामने एक ही दिन प्रदर्शन करेंगे, अपनी अपनी कमेटी, अपनी अपनी बैनर लेके, सब कुछ लेके, चाहे वो बैनर हो भी या नहीं हो। मेरा हमेशा से एक सिद्धांत रहा है, ये जो संस्थाएं हैं, मैं संस्थाओं में कभी चक्कर में भी नहीं पड़ता, ये जाओ बाहर में। हाँ, हमारी जो मांगे हैं वो सर्वप्रथम जानी चाहिए। कागज लेके बैठते हैं, सारी चीज़ें लेके बैठते हैं। मेरे हिसाब से गौरव होता होगा कि पहले जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते थे, बड़े बड़े मूंछों वाले यहाँ सकाफ बांध लेते थे, एक टाई घेर लेते थे, और वो देखते थे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो आते थे, आगे करते। पर आज मेरे हिसाब से इतना गर्व तो है सैनिकों को पूरे देश के कि कोई ना कोई आपका भाई तो बैठा है। चेहरा और नाम किसी का हो सकता है, पर जो बैठे हैं वो आपके डीएनए से ही हैं, कि आपके डीएनए के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार को ये मांगनी पड़ेगी। जितना ये आंदोलन आगे चलेगा उतना ही हम मजबूत होंगे। और आज का अगर कोई बड़ी कॉल की घोषणा करते हैं तो हम बहुत पीछे जाएंगे। ये सरकार की इंटेलिजेंस खुफिया विभाग बोल सकता है, आप लोगों से बात भी कर रहे होंगे, 2-4 आए भी होंगे कि भाई ये बहुत अलग धरना है आप लोगों का कि 13 के बाद में यूपी आ जाएगी, पर एक कमेटी यहाँ हमेशा रहेगी सब। वो इसलिए रहेगी जिनकी जिम्मेवारी है, जो लेके चल रहे, कि कपिल के भरोसे चला गया, कपिल पता नहीं किस कांग्रेस के नेता के साथ में है, कोई इनोलो का हो, मैं कह दूं मेरा धरना चल रहा है आप आ जाओ, और उसको बुला दूं, ये धरना पूरा का पूरा खाली हो गया, तो वो उस चीज़ों का रोक टोक वो चलेंगे कि ये गैर राजनीतिक है जब तक ये है, क्योंकि हम सरकार में ही जा रहे हैं, सरकार के द्वारा ही अपने प्रश्न पूछा रहे हैं। पुलिस ने अभी जो बोला, उन्होंने ये बोला भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया तुम्हारी रिपोर्ट है, तुम सरकार के प्रति इतने खिलाफ नहीं बोलते। हम सरकार के प्रति क्यों बोल रहे साहब, समय आएगा वो भी देखेंगे, सरकार देखेगी, संख्या बल जब होगा आप लोगों का, जब आप लोग उठोगे और जब यहाँ तक पूछोगे तब सब कुछ होगा। और 20 फरवरी के लिए मैं फिर आप लोगों को प्रणाम करता हूँ कि 20 फरवरी के धरने को कामयाब करने के लिए सर्वप्रथम हरियाणा है, उसके बाद में उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, उसके बाद में हमारा दिल्ली का देहात, नोएडा, ये नरेला क्षेत्र, बवाना क्षेत्र, नजफगढ़ क्षेत्र, और राजस्थान के जो हमारे सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, नवगढ़ से आए, कि एक भी व्यक्ति ने उठ के मंच के ऊपर जाके ये हल्ला नहीं करा कि माइक मेरे को दे दो, माइक मेरे को दे दो, माइक मेरे को दे दो। हाँ, जो नाचने वाले आए थे, जो मैं जानता भी हूँ, वो सबसे पहले मंच के ऊपर गए थे, उनको भी हाथ पैर जोड़ कर मैं दे दो। अगर हमारा व्यक्ति भी ये कहने लग जाता ना कि भाई माइक मैं दूंगा, मेरे को बहुत अच्छी जानकारी, मेरे को बहुत अच्छी जानकारी, तो साहब ये थोड़ा अलग हो जाता।
क्योंकि उस समय खूबिया रिपोर्ट बहुत अलग है। आप इस जंतर मंतर के धरने के ऊपर 1.5-2 फुट से ऊपर आप मंच नहीं बना सकते, बैरिकेटिंग नहीं कर सकते, कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता। और शांति हमने चाहिए नहीं थी पूरे में कि आप जो आए हैं आपस में बात करते रहो, सब कुछ करते रहो, क्योंकि खूबिया रिपोर्ट इतनी भयंकर थी कि कोई भी धार्मिक मान लो नारा लगा दे या कोई उन्हीं का आदमी बैठा हो, हमने पुलिस की मदद लेकर 6 आदमियों को वापस बाहर कर दिया। माइक इतने अच्छे वक्ता आए, जैसे यूपी से कैप्टन राजेंद्र साहब, बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने पूरी शांति कर दी। शांति कर दी तो आंदोलन फैल होगा, मैंने डोरी निकलवा दी। फिर बाद में माफ़ी मांगी, बाद में समझा कि क्या था, माइक ख़राब हो गया। तो ये भी कुछ ऐसी होती है कि उस समय सिचुएशन क्या है और उस समय हमने संभालना क्या। मतलब अगर 25-30 हज़ार व्यक्ति आ जाए तो आम आदमी के पैर पाट जाते। अगर रामलीला ग्राउंड हो, जहाँ 10 फुट की स्टेज पर हम बैठे हों और 50 सेट वो ये पेटियाँ रखी हों, तो वहाँ लगातार और रुका कि कहाँ जाएगी आवाज़, पर यहाँ से चली जाती। फिर भी मैं आप लोगों का साथ धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप इतनी दूर से आए। चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश का धरना चलो, चाहे किसी का धरना चलो, जब आप लोगों को समय लगे हौसला अफजाई के लिए आओ। सब काम किसी का ख़त्म नहीं होगा, कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका काम खत्म हो जाएगा। हमेशा सुबह उठते ही काम चलेंगे और शाम तक चलते रहेंगे। पर आज आपकी छाती गर्व कर रही होगी सुनहरे अक्षरों में कि आज हमने अपनी मांग को जंतर मंतर पे उठाया है। 75 सालों से हम ऑफिसर की मांग उठाते हुए आए। वो हमारे भाई हैं, बिल्कुल भाई मानते हैं, सलूट मानते हैं, पर रिटायरमेंट के बाद में फ्यूज हैं। हमारी मांग जो छोटी मोटी है वो सैनिक विधवाओं की, जो मेन चीज़ में है कि हम रहे या ना रहे उनका अच्छा हो जाए। अभी एक विधवा है, उसका पति चाहे 110 साल जियो तब भी 50% लेगा। और उस विधवा का क्या कसूर है कि वो 35 में जवान रिटायरमेंट आ गया और 37 में जाकर वो किसी एक्सीडेंट में ट्रक निकल गया, 42 में जाकर उसकी नॉर्मल पेंशन कर दी, 30% कर दी। ये तो गलत है। इन चीज़ों को कौन पूछा, क्योंकि उनकी तो होगी 5800 से 80 से 72,000 रुपये। हमारे वालों का क्या करो। और बहुत सारी बहन बेटियां हैं, सब जो जवान जो हमारे परिवारों से है, मेरे को भी खुद पता है कि कुछ ऐसी बुआ हैं जिनकी उम्र अभी मेरे ख्याल में सारी नहीं हुई होगी तो 50 साल की, और जिनकी बच्ची है BA में पढ़ रही है और पेंशन आ रही है 11,000 रुपये। कहाँ से वो शादी कर दी उस लड़की की। तो सब मैं फिर साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।